गुड इवनिंग बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन। ये लॉज ऑफ मोशन मैकेनिक्स जो कि फिजिक्स की एक ब्रांच है, उस ब्रांच के अंदर एक सब ब्रांच आती है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का पार्ट है ये लॉज ऑफ मोशन। डायनेमिक्स में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, मोशन पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में, लेकिन बाय कंसीडरिंग इट्स कॉजेस, उसके कॉज के बारे में भी जानते हैं कि मोशन तो हो रहा है लेकिन वो मोशन क्यों हो रहा है, ये भी हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और बेसिकली रीजन तो मोशन के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस कॉज के बारे में हम पढ़ेंगे वो स्पेशली फोर्स होगा। ठीक है, इस बार 2020 में इस चैप्टर से काफी कुछ डिलीट किया गया है। हम लोग वो डिलीटेड पार्ट नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ इस बार 2020 में जितना आपका सिलेबस है वही पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में, और जो न्यूमेरिकल्स है वो तो और भी मजेदार होते हैं। और एक बार समझ में आ जाए ये चैप्टर तो बड़ा ही मजा इस चैप्टर में आता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि लीनियर मोमेंटम, ये लीनियर मोमेंटम मतलब अब तक जो हम मोमेंटम पढ़ते आ रहे हैं, P इक्वल टू एम वी, 9th क्लास में आपको याद होगा, आपने पढ़ा था, है ना। मोमेंटम को हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं और P इक्वल टू एम वी यानी मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि कभी भी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम से ना बाहर के पार्टिकल्स को कोई लेना देना हो और ना ही अंदर के पार्टिकल्स को बाहर वाले पार्टिकल्स से लेना देना हो। मतलब ना बाहर के पार्टिकल को अंदर वाले पार्टिकल से, उस सिस्टम के पार्टिकल से कोई लेना देना है, और ना ही उस सिस्टम के पार्टिकल्स को बाहर एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से कोई लेना देना है। मतलब बिल्कुल सेपरेट है, अलग है, बिल्कुल अलग। किसी एक सिस्टम की अगर हम बात करें, ऐसे सिस्टम की, तो हम कह सकते हैं कि उस सिस्टम के अंदर जो भी टोटल लीनियर मोमेंटम होगा उन पार्टिकल्स का, वो इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स जो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, चाहे कोलिजन कर रहे हैं, है ना, तो वहां पर लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा। एग्जाम में कई बार डेरिवेशन पूछी जाती है तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, मैंने लिख दिया है। सपोज टू बॉडीज ए एंड बी, मान लेते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। ठीक है, इनका इनिशियल मोमेंटम पी ए और इसका इनिशियल मोमेंटम पी बी है। ठीक है, ये हम बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं। अभी ये दोनों बॉडीज ने कोलाइड नहीं किया है, कोलिजन के पहले की बात हो रही है। ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ टाइम के बाद ये दोनों बॉडीज कोलाइड करती हैं ड्यूरिंग कोलिजन। कुछ इस तरह का दिखाई देता है हमें। ठीक है, एंड जब कोलिजन होगा तो फिर ये अलग अलग हो जाएंगे या टकराएंगे, तो फिर कुछ इस तरह के हमें दिखाई देने लगेंगे, एक बॉडी ए और एक बॉडी बी। टकराने के बाद इन दोनों बॉडीज का जो मोमेंटम है, सपोज कि वो चेंज हो गया, दैट इज पी ए डैश, और बी का मोमेंटम होकर हो गया पी बी डैश। ये बात कर रहे हैं हम आफ्टर कोलिजन। तो अगर हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, तो ये प्रिंसिपल हमें कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम कंजर्व रहता है। मतलब कोलिजन के पहले जो मोमेंटम होगा और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम होगा वो हमेशा कंजर्व होगा। दैट इज कि हमें क्या प्रूव करना होगा? वी जस्ट हैव टू शो या प्रूव कि पी ए प्लस पी बी इक्वल टू पी ए डैश प्लस पी बी डैश। मतलब टोटल मोमेंटम जो है वो अल्टीमेटली सेम ही है,
चाहे वो बिफोर कोलिजन की बात हम करें चाहे हम आफ्टर कोलिजन की बात करें, दोनों जगह दोनों का सम टोटल जो है वो बराबर होगा। यही प्रूव करना है, देखते हैं। मान लेते हैं कि F1 हमारे पास एक फोर्स है, F1 बी द फोर्स exerted by body A on body B। F1 कौन सा फोर्स है? जो बॉडी A exert कर रहा है B पे, A ने B पे जो फोर्स लगाया है, और F2 be the force exerted by B on A। ठीक है, F2 वो फोर्स है जो B ने exert किया, किसके ऊपर exert किया? A के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया, कोलिजन किया, तभी तो ये इस तरह के दिखाई देने लगे ना। अच्छा, अब बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग ये जानते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। तो अगर मैं बॉडी ए के चेंज इन मोमेंटम के बारे में बात करूं तो मैं कह सकती हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ए का चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि क्या होगा? पहले ए के पास क्या मोमेंटम था? पी ए, बाद में क्या हो गया? पी ए डैश। तो चेंज अगर निकालना है तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे हम चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए, या चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए पी ए डैश में से पी ए माइनस करेंगे, और रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब फोर्स हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ए या बॉडी ए पे कौन सा फोर्स लग रहा है। देखिए कौन सा फोर्स लग रहा है, F2 लग रहा है। दैट इज F2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए डैश माइनस पी ए डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूं कि F2 इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमें हटाना है, इक्वल टू का साइन अगर लगाना है तो हम कह सकते हैं K मल्टीप्लाइड बाय पी ए डैश माइनस पी ए डिवाइडेड बाई टाइम। एंड फॉर K इक्वल टू 1, अगर K की वैल्यू 1 मैं पुट कर दूं यहाँ पर, तो मैं कह सकती हूँ कि F2 इक्वल टू पी ए डैश माइनस पी ए बाई टाइम। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फॉर K इक्वल टू 1, K की वैल्यू 1 के लिए हमने ऐसा लिखा है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। अभी हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए के बारे में हमने पता करा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा। इसी तरह हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी के बारे में भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी के बारे में हम क्या कहेंगे? बी के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पहले तो चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम पी बी डैश है और इनिशियल मोमेंटम पी बी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट बी या बॉडी बी के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? देखिए F1 फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं। ये कौन सा लगा रहा है इससे कोई मतलब नहीं, इस पे क्या फोर्स अप्लाई किया गया है उसकी वजह से इसका मोमेंटम चेंज हुआ है ना। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है हम उसकी बात करेंगे, दैट इज F1। F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, तो हम ऐसा कह सकते हैं F1 इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई पी बी डैश माइनस पी बी बाई टी। यहाँ मैंने वेक्टर का साइन नहीं लगाया। ठीक है, अच्छा, किसी ने लास्ट चैप्टर में पूछा था कि ये एरो का मतलब आपने बताया था कि ये एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो फिर आपने कहीं और बताया है कि एरो से हम डायरेक्शन के बारे में पता करते हैं। देखिए ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी भी लेटर के ऊपर अगर एरो हेड लगा हुआ है
तो इससे सिर्फ ये समझ में आता है कि ये लेटर एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स इट। हमें सिर्फ इतना समझ में आता है इसको देखकर, इसके एरो को देखकर। यहां इस लेटर के ऊपर एरो लगा हुआ है, तो इसको देखकर हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन क्या होगी वो हम एरो हेड से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब अपने एरो हेड को यूज करेंगे। अगर हमें दिखाना है कि हमारे फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन इधर है, तो हम अपना एरो हेड, ये वाला एरो हेड इधर ऐसे के डायरेक्शन में बनाएंगे। ठीक है, लेटर के ऊपर लिखा है तो वो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन खाली एरो हेड बनाया है तो वो हमारे फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, अच्छा, वापस यहां आ जाते हैं। के की वैल्यू 1 के लिए F1 हम बोल सकते हैं कि F1 इक्वल टू PB डैश माइनस PB डिवाइडेड बाई T फॉर K इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, आपको याद होगा 9th क्लास में आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ा था कि कभी भी कोई बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट पे या कभी भी कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे जब फोर्स लगाती है, तो वो जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा होता है वो बॉडी भी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पहले वाली बॉडी पे उतना ही अमाउंट में फोर्स लगाती है। अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन से अप्लाई कर रहा है, तो ये बॉडी भी 5 न्यूटन का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई करेगा, है ना। थर्ड लॉ में हमने पढ़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि F1 इक्वल टू माइनस F2 या F2 इक्वल टू माइनस ऑफ F1। अच्छा, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम ऐसा कह सकते हैं कि F1 इक्वल टू माइनस ऑफ F2। अभी थोड़ी देर पहले हमने F1 और F2 दोनों की वैल्यू कैलकुलेट की है, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दूं F1 और F2 की, तो ये कुछ इस तरह दिखाई देने लगेगा, PB डैश माइनस PB डिवाइडेड बाई T, और F2 की वैल्यू माइनस ऑफ F2 की वैल्यू क्या है, PA डैश माइनस PA डिवाइडेड बाई T। ये T कैंसिल हो गया, क्या बचा है, PB डैश माइनस PB इक्वल टू माइनस ऑफ PA डैश प्लस PA। कह सकते हैं ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकती, ये माइनस PA डैश इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला पार्ट तो है ही PB डैश, और ये PB को उधर शिफ्ट कर दूं तो मैं क्या ऐसा कह सकती हूँ कि PA प्लस PB, या फिर ऐसा भी बोला जा सकता है, मतलब एक ही बात है, चाहे मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं। और यही हमें प्रूव करना था। याद करिए, इनिशियली मैंने आपको बताया अभी कि मोमेंटम कंजर्व रहता है। कोलिजन के पहले जो मोमेंटम था, कोलिजन के बाद भी मोमेंटम वही रहेगा, कंजर्व रहेगा। टोटल मोमेंटम कभी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का। सेकंड टॉपिक, फ्रिक्शन। हालांकि फ्रिक्शन के बारे में भी आप जानते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स है। कैसा फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि ये तभी लगता है जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स या दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, है ना। कि अगर जैसे सपोज ये पेन को मैंने यहाँ पे रखा, ये पेन इस नोटबुक के कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट में है, अभी नहीं लग रहा होगा। जैसे ही ये मूव करना शुरू करेगा, या ये पेन मूव कर रहा होगा या ट्राई करेगा मूव करने के लिए, वैसे ही जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करने लगेगा। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर ये इधर से मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन से
यहां से देखिए ये ऐसे मूव करना शुरू कर गया अब, तो अब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से एक फ्रिक्शनल फोर्स इस बॉडी के कांटेक्ट की वजह से, इस नोटबुक के कांटेक्ट की वजह से एक ऑपोजिट डायरेक्शन से एक फोर्स लगने लगेगा और वो अपोजिंग फोर्स कहलाता है फ्रिक्शन। ठीक बात है। That is, an opposing force comes into play when one body actually moves or even tries to move over the surface of another body. अब फ्रिक्शन जो है बेसिकली दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है इंटरनल फ्रिक्शन, और एक होता है एक्सटर्नल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन का मतलब ऐसा फ्रिक्शन जो फ्लूइड्स में पाया जाता है ना, लिक्विड्स में, फ्लूइड्स में। ये बेसिकली अभी आपको पढ़ना नहीं है, ये आपके 11th क्लास की सेकंड बुक जो है उसमें आप पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में। और रही बात एक्सटर्नल फ्रिक्शन की, तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो दो सॉलिड बॉडीज के कांटेक्ट में होने की वजह से लगता है। ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में तो पता लग ही गया आपको। फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है जो कि एक बॉडी के ऊपर लगता है अगर वो बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस के ऊपर है, और यानी कि उन दोनों के बीच में कांटेक्ट है और पहली बॉडी मूव कर रही है या मूव करने की कोशिश कर रही है, तो उस पहली बॉडी पे ऑपोजिट डायरेक्शन से एक फोर्स लगेगा, एक अपोजिंग फोर्स। उस अपोजिंग फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल फ्रिक्शन, एक्सटर्नल फ्रिक्शन का फर्दर 3 टाइप्स है। एक है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन, तीनों को बारी बारी करके डिस्कस करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन, एक है हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन, और एक है हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तीनों टाइप्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने ना एक बड़ी सी ट्रक, मैं ट्रक नहीं बनाने जा रही हूँ, मैं बस एक लिख देती हूँ यहाँ पर। मान लीजिए कि ये ट्रक है, ठीक है, ये ग्राउंड पर है। अब इस ट्रक पे मान लीजिए कि हमने एक फोर्स अप्लाई किया है, F। कितना अप्लाई किया? स्टार्टिंग में मैंने 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। अब ये एकदम भारी भरकम ट्रक, क्या 20 न्यूटन से ये हिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। मूव करना तो बहुत दूर की बात है, ये हिलेगी भी नहीं। तो क्यों नहीं हिलेगी? क्योंकि जैसे ही मैंने इसके ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, वैसे ही ये ट्रक की इस जमीन के कांटेक्ट में होने की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन से भी 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। वैसे ही तुरंत मान लीजिए कि ये जो ट्रक है, इस ट्रक के ऊपर मान लीजिए मैंने अब 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है। अब जैसे ही 100 न्यूटन का करूंगी तो ये फिर से मुझ पे 100 न्यूटन का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई करने लगेगा ये ट्रक। यानी कि बैलेंस कर रहा है। जब जब बैलेंस होता है फोर्स तो कोई मोशन नहीं होता, हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है ऑलरेडी। तो क्या हो क्या रहा है? यानी फ्रिक्शन तो है, लेकिन कैसा फ्रिक्शन है? जो बार बार अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। जितना सामने से फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स ये ट्रक भी लगा रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट भी लगा रहा है, एडजस्ट कर रहा है। अगर मैंने अपना फोर्स बढ़ाया तो इसने भी बढ़ा दिया। ऐसा नहीं कि मैं 20 लगा रही हूँ तो ये पहले से ही 100 लगा रहा है, नहीं, मेरे बराबर लगा रहा है। अगर ये ऐसा कर रहा होता कि मैंने 20 लगाया, इसने 100 लगाया, तो मुझे पीछे धक्का मार के कर देता ये ट्रक। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ना तो ये मूव कर रहा है, ना ये जो इंसान है इसको धक्का लगा रहा है वो, ना तो वो मूव कर रहा है। दोनों ही अपनी जगह पर ही है। तो हो क्या रहा है? कोई मोशन नहीं हो रहा, सिर्फ बैलेंस फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से लग रहे हैं। एक डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, मतलब इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है।
समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, फिर अगेन अगर हम बढ़ाएं इसको, मान लीजिए कि अब जो ये ट्रक है, ट्रक, अब इस पे जो फोर्स अप्लाई किया गया, मान लीजिए कि इसको मूव करने के लिए 300 न्यूटन चाहिए था, मैंने क्या किया, 300 न्यूटन अप्लाई कर दिया। तो अब ये जो फोर्स, ये जो ट्रक है, ये 300 न्यूटन मुझ पे भी अप्लाई करेगा, मूव करेगा नहीं, लेकिन जस्ट अबाउट टू मूव है। अभी भी 300 न्यूटन पे ये मूव करने लगता, क्योंकि इसके पास जो कैपेसिटी थी इसके मास की वजह से वो 300 न्यूटन की ही थी। 300 मैंने अप्लाई किया, इसने भी मुझ पे 300 न्यूटन अप्लाई कर दिया। जैसे ही 300 बराबर हुआ, तो अभी मोशन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं 300 से 0.1 भी अगर एक्स्ट्रा करूंगी तो तुरंत ये मूव करना शुरू हो जाएगा। मतलब अभी ऐसी वाली कंडीशन में है कि जस्ट अबाउट टू मूव, अब बस इसके जस्ट बाद ये मूव करना शुरू कर देगा। आई बात समझ में? तो ये ऐसा फ्रिक्शन, यहां पर भी फ्रिक्शन लग रहा था और यहां पर भी फ्रिक्शन लग रहा है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। तो देखा जाए तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम फोर्स यहां पर लग रहा है, यहाँ पर 20 था पहले, फिर यहाँ पे 100 हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, फिर हो गया 300, लेकिन अब 300 से ज्यादा नहीं अप्लाई कर सकता, ये 300 ही कर सकता था क्योंकि इसकी कैपेसिटी इतनी थी, ये इतने ही अप्लाई कर सकता था मुझ पर। अगर मैं जैसे ही 301 न्यूटन अप्लाई करूंगी तो ये बेचारा करेगा तो 300 न्यूटन ही, उस 1 न्यूटन की वजह से ये मूव करने लगेगा ट्रक, भले ही बहुत तेजी तेजी ना मूव करे लेकिन मूव जरूर करेगा, है ना। तो ऐसा फ्रिक्शन जो एकदम हमारे ऑब्जेक्ट को जस्ट अबाउट टू मूव वाली कंडीशन में ले आए, उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं, या मैक्सिमम एकदम लिमिट पे पहुंच गया, उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी ये वाला कंडीशन जो है, यहां पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है। और जब तक अपने आप को फ्रिक्शनल फोर्स एडजस्ट करता रहता है, बढ़ाता रहता है सामने वाले फोर्स के हिसाब से, मतलब अपना अमाउंट जो है ये 20 न्यूटन का था, क्यों, क्योंकि मैंने 20 न्यूटन का लगाया, इसी तरह अगर 100 का लगाया तो इसने भी 100 का लगाना शुरू कर दिया, एडजस्ट कर रहा है अपने आप को। तो ऐसे फ्रिक्शन को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, फ्रिक्शन तो लगता है लेकिन स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट पर, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहता है, ठीक है। स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट। तो ऐसा फ्रिक्शन जो ऑब्जेक्ट को तो रेस्ट पर ही रहने दे, लेकिन अपने आप को एडजस्ट करता रहे, सेल्फ एडजस्ट करे खुद ब खुद। इसको एडजस्ट कराने के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा। 20 लगाया 20, 50 लगाया तो 50 लगाएगा वो सामने से, मतलब जितना हम लगाएंगे उतना ही लगाएगा, ठीक। तो ऐसे फ्रिक्शन को हम सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। अब रही बात काइनेटिक फ्रिक्शन की, ये दोनों तो हमने अभी डिस्कस कर लिया, डेफिनेशन भी लिखेंगे अभी। काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब वो फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो, मतलब प्रॉपर मोशन हो उस ऑब्जेक्ट में, उस टाइम पर उस ऑब्जेक्ट पे जो ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा होता है या फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है, वो फ्रिक्शन कहलाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। इस कंडीशन में क्या था, जस्ट अबाउट टू मूव वाली कंडीशन है, एकदम मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गए, तो वो टाइम का जो फ्रिक्शन होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। और जब इसके बाद, जैसे सपोज मैं अब 400 न्यूटन का फोर्स लगा दूं, तो अब ये बेचारा ट्रक तो 300 न्यूटन का ही लगा पाएगा। 300 और 400 में से माइनस करें, मतलब 400 में से हम 300 न्यूटन को माइनस करें अगर, तो 100 न्यूटन की वजह से ये ट्रक मूव करेगा इस डायरेक्शन में। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मेरे कहने का क्या मतलब है, देखिए, जैसे कि ये ट्रक है और अब मान लीजिए इस ट्रक के ऊपर मैं 400 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही हूं, लेकिन ये बेचारा ट्रक तो सिर्फ 300 ही अप्लाई कर सकता है। अप्लाई अभी भी कर रहा है ये, लेकिन इसके अप्लाई करने की वजह से ना तो ये ट्रक रुका हुआ है और ना ही जस्ट अबाउट टू मूव वाली कंडीशन में, इनफैक्ट मूव करेगा, ये प्रॉपर मूवमेंट होगा, प्रॉपर मोशन होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो इससे 100 न्यूटन ज्यादा है, तो उस एक्स्ट्रा 100 न्यूटन की वजह से ये ट्रक प्रॉपर मोशन में होगा। तो उस मोशन के टाइम पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है
वो कहलाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। और इनफैक्ट वो काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी कम होता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की होती है। क्यों होती है अभी भी उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले बिटवीन टू बॉडीज बिफोर वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द अदर इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, समझ में तो आ ही गया है आपको? फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी जस्ट स्टार्ट्स मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। जस्ट मूव करना शुरू करने वाली है या जस्ट मूव किया है उसने, उस टाइम पर जो हमारा फ्रिक्शन होता है वो कहलाता है, या फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो फोर्स कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, ठीक है, एफ एस, थोड़ा सा अलग एफ बनाएंगे ताकि हमें पता रहे कि हम फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं या फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब नॉर्मल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं उसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो स्मॉल एफ से। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस, लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो एफ एल, ये एल है, और काइनेटिक फ्रिक्शन है अगर तो एफ के। ठीक है, अब काइनेटिक फ्रिक्शन, व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन, इज इन द स्टेट ऑफ मोशन ओवर द surface of another body, then the force of friction which comes into play is known as काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है किसी सरफेस के या किसी दूसरी बॉडी के सरफेस पे, तो उस टाइम पे जो फोर्स लग रहा होता है, जो अपोजिंग फोर्स लग रहा होता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है, उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, जैसा कि अब मैंने आपको कहा कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है, या ये बोल सकते हैं इसको कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है अगर हम बात करें काइनेटिक फ्रिक्शन के टर्म्स में या स्टैटिक फ्रिक्शन के टर्म्स में, तो मैक्सिमम वैल्यू होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग है, तो कभी कम कभी ज्यादा, इसका तो कोई फिक्स वैल्यू है नहीं। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन को ही कंपेयर करें तो ये ज्यादा क्यों होता है, इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए वही ट्रक है आपके सामने, अब आप अकेले लगा रहे हैं पहले 20 न्यूटन का फोर्स, अब वो ट्रक तो बेचारा हिला नहीं, है ना। आप थक गए, अब आपने क्या किया, अपने दोस्तों को बुला लिया, कुछ दोस्तों को मिलकर आपने 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तब भी ये ट्रक नहीं हिला। और दोस्तों को बुला लिया, 300 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तब अब ये ट्रक जस्ट अबाउट टू मूव वाली कंडीशन में आ गया, यानी कि अब ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। इस टाइम पर ये जस्ट ट्राइंग टू मूव वाली कंडीशन में है। ठीक है, अब इससे जस्ट 1 न्यूटन और एक्स्ट्रा आप लगाएंगे या 0.1 न्यूटन अगर एक्स्ट्रा लगाएंगे फोर्स, तो ये ट्रक डेफिनेटली मूव करने लगेगा। तो अब ऑटोमेटिकली वो मूव क्योंकि कर रही है, तो अब आप कम फोर्स भी लगाएंगे तो भी वो मूव करेगी, क्योंकि एक बार मोशन में आ गई है ना। ये नहीं कि मोशन में आ गई और आपने अब कम फोर्स अप्लाई किया तो अब वो बेचारी गाड़ी रुक जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो मूव कर रही है तो अब आप कम फोर्स भी लगाएंगे, अब कम का मतलब ये नहीं कि 1 न्यूटन, कम का मतलब थोड़ा सा कम, थोड़ा कम भी लगाएंगे तो भी वो गाड़ी मूव करेगी, वो ट्रक मूव करेगी। तो क्लियर हुआ आपको कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन के टाइम पर आपको मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करना होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइम पर क्योंकि बॉडी ऑलरेडी मोशन में आ चुकी होती है, तो मोशन में आने की वजह से अब आप कम फोर्स भी अप्लाई करेंगे तो भी बॉडी मूव करेगी, और जब आप कम अप्लाई करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन से तो कम ही फोर्स लगाया जाएगा, यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो ऑटोमेटिकली कम लगेगा। और कंपेयर करें तो लिमिटिंग में तो मैक्सिमम लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा हो गई काइनेटिक फ्रिक्शन से। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं लिख देती हूं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन
की वैल्यू ज्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से। ओके, फर्दर काइनेटिक फ्रिक्शन का ही दो टाइप है, एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कोई इंक्लाइन प्लेन है, जैसे मान लीजिए कोई इंक्लाइन प्लेन है ऐसे करके, इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब रखा हुआ है तो ये नीचे खिसक के नीचे आएगा ना, स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा। तो स्लाइडिंग की वजह से, इसके इस ऑब्जेक्ट के स्लाइड करने की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा इस सरफेस के द्वारा, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स कहलाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसी तरह अगर कोई इंक्लाइन प्लेन है और उस पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे राउंड ऑब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है वो रोल करते हुए आएगा, ऐसे घूमते हुए, ऐसे खिसकते हुए तो नहीं आएगा ना, स्लाइड करते हुए नहीं आएगा। तो इस ऑब्जेक्ट के रोल करने की वजह से इस ऑब्जेक्ट पे जो ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स या फिर रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, चाहे तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, अब यहाँ जगह तो नहीं बची, मैं डिक्टेट कर देती हूँ। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले when a body slides over the other surface over the surface of another body is called sliding friction। ठीक है, सिमिलरली रोलिंग फ्रिक्शन के लिए भी लिख सकते हैं, the force of friction that comes into play when a body rolls over the surface of another body, रोल कर रहा है over the surface of another body is called rolling friction। ओके, अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कुछ लॉज हैं, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स कुछ लॉज पे बेस्ड है। वो लॉज क्या है उनको डिस्कस कर लेते हैं। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, पहला लॉ देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम। दो बॉडीज के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होता है। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन एक तरह का फोर्स होता है। कैसा फोर्स? परपेंडिकुलर फोर्स। यहां पे लिखती हूं मैं, परपेंडिकुलर फोर्स होता है। ठीक है, ये हमेशा दो बॉडीज के कांटेक्ट में होने की वजह से होता है, इसीलिए ये कांटेक्ट फोर्स भी है। ओके, यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट्स, या फिर जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट एक सरफेस पे रखा हुआ है, दोनों कांटेक्ट में है, यानी कि ये सरफेस के कांटेक्ट में है ये एक ऑब्जेक्ट, तो ये दोनों जब कांटेक्ट में होंगे तो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मतलब ये जो फ्लोर है, ये सपोज की फ्लोर है, ये फ्लोर इस ऑब्जेक्ट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये ऑब्जेक्ट इस फ्लोर पे नीचे की डायरेक्शन में यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, दोनों ही फोर्सेस नॉर्मल रिएक्शन कहलाते हैं। मतलब ये भी नॉर्मल रिएक्शन है और ये भी नॉर्मल रिएक्शन होता है। हालांकि इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होता है, इस नॉर्मल रिएक्शन को हम उस ऑब्जेक्ट के वेट की तरह से भी कंसिडर करते हैं। यानी कि मैं बोल सकती हूँ इसको mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और फ्लोर जो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। उस नॉर्मल रिएक्शन को हम कभी n से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर r से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब बस एक सीधी सी बात है कि
दो ऑब्जेक्ट्स जब भी कांटेक्ट में होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं और उस परपेंडिकुलर फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी लगता है और अपवर्ड डायरेक्शन में भी लगता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और जो अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगता है वो हम नॉर्मल या नॉर्मल रिएक्शन ही उसको बोलते हैं। एन या फिर कैपिटल आर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमारा लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या कहता है? कहता है कि अगर दो बॉडीज हैं आपके पास तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। यानी कि अगर मान लेते हैं कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F है, नॉर्मल रिएक्शन R है, ठीक है, तो क्या कह सकती हूं मैं कि F यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R कहा जा सकता है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब सिंपली मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए इक्वल टू का साइन लगा सकती हूँ और R तो बेचारा रहेगा ही, एक साथ में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी आएगा और वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है म्यू। ये एक ग्रीक अल्फाबेट है, म्यू इसको कहा जाता है और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, जिसको जाना जाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के नाम से, इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब अगर यहां पर मैं कहूं कि मेरा फ्रिक्शन कैसा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मान लीजिए कि अगर मैं कहती हूँ कि जो फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो मैं यहां पर इस तरह से इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मतलब F इक्वल टू म्यू आर, जो मैंने ये फॉर्मूला बताया आपको इस फर्स्ट लॉ के हिसाब से, तो इसी फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर कि वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा तो हम बोलेंगे म्यू एल आर, म्यू एल मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। आई बात समझ में? इसी तरह अगर काइनेटिक फ्रिक्शन होता तो हम इसी तरह यहां पर ऐसे भी बोल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो ये है पहला लॉ। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। F इक्वल टू म्यू आर, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू आर, म्यू दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। अब देखते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द अदर। हालांकि ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और बात ये समझ में आ गई होगी आपको कि हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होती है या मूव करने वाली होती है। ठीक है, थर्ड लॉ देखते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। जो सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में हैं उनके मटेरियल पे डिपेंड करता है कि हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा होगा, ज्यादा होगा या कम होगा। मतलब वो मटेरियल कैसा है, किस चीज का बना हुआ है। ठीक है, इस चीज पे डिपेंड करेगा कि जैसे वुड है या टाइल है या कोई स्लिपरी सरफेस है या कैसा सरफेस है, उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा होगा। फोर्थ लॉ, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के कॉन्टैक्ट में है, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अगर कम है तो ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। डिपेंड नहीं करता कि वो कितने एरिया में कॉन्टैक्ट में आ रहा है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि मान लीजिए किसी आप सरफेस पे खड़े हैं, तो आप अगर खड़े हैं तो आपकी बॉडी पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, और अगर आप लेट जाएंगे या बैठ जाएंगे तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा हो गया, तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली नॉर्मल रिएक्शन तो आपका उतना ही है ना, चाहे आप बैठ जाएं या चाहे खड़े रहें। दोनों ही केस में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट तो बदला, लेकिन क्या आपका नॉर्मल रिएक्शन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज जो आपका वेट है, क्या वो बदल गया? नहीं। तो क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड बदलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा।
लॉज ऑफ फ्रिक्शन के बाद अब हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन और उसके बाद देखेंगे एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझ लेते हैं पहले, फिर डेफिनेशन की बात करेंगे। मान लीजिए कि कोई एक सरफेस है, ठीक है, सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा जो कि क्या होगा, mg के बराबर होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है ये, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया। इसी तरह सरफेस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वो आर है। मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है जो कि क्या है, कैपिटल एफ। इस डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ठीक बात है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो एंगल होता है जो नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच में एक एंगल बनता है। रिजल्टेंट कौन सा रिजल्टेंट, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होता है। अब फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का अगर रिजल्टेंट हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, याद कीजिए मोशन इन अ प्लेन में हमने पढ़ा था कि अगर वेक्टर जो है, दो वेक्टर्स अगर टेल टू टेल जुड़े हुए हैं या ज्वाइन किए गए हैं तो क्या करेंगे, हम एक पैरेललोग्राम अज्यूम करेंगे और पैरेललोग्राम लॉ के मुताबिक इसका जो डायगोनल होगा दैट इज ये, और स्टार्ट कहां से किया गया, यहां से, तो यही रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट होगा ना उसका। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल बन रहा होता है वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? दैट इज the angle of friction is defined as the angle, it is defined as the angle made between the normal reaction and the resultant। कहां पे बनता है ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच पे। और ये रिजल्टेंट किसका, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का, मतलब नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होगा वो उस रिजल्टेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब मैं अगर इन पॉइंट्स को की नेमिंग कर दूं, मान लेते हैं कि ये पॉइंट O है, ये वाला जो पॉइंट है वो A है, ये वाला जो पॉइंट है वो B है, ये वाला जो पॉइंट है वो C है। हमने ऐसा अज्यूम कर लिया है। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इन ट्रायंगल OAB, इस OAB ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। तो क्या ऐसा नहीं कहा जा सकता tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रायंगल में, ये है परपेंडिकुलर, आपको दिख रहा होगा बहुत आसानी से। तो मैं कह सकती हूँ AB, और बेस क्या है इस ट्रायंगल का, OA। तो tan थीटा इक्वल टू AB। AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू देखिए, OF कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स इतना है। इस वेक्टर को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, किस लिए, फ्रिक्शनल फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमने पढ़ा है ना कि वेक्टर की जो लेंथ होती है वो उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है। तो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, OC दैट इज F। अगर OC की वैल्यू F के बराबर है तो डेफिनेटली OC अगर F है तो AB भी F ही होगा, सिंपल। तो AB की जगह हम F लिख सकते हैं। और OA कितना होगा, ये अगर नॉर्मल रिएक्शन है या रिएक्शन फोर्स है तो ये भी एक मैग्नीट्यूड है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमने पढ़ा है कि एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जो कि एक वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर के लिए हमने ये वाला एरो यूज किया है, दैट इज इस नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड इतना है। तो हम बोल सकते हैं कि OA की वैल्यू कितनी होगी, R के बराबर, जितनी भी हो, मतलब R की कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर। तो क्या हम ये कह सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, एज वी नो कि F इक्वल टू म्यू R होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि म्यू R बोला लेकिन म्यू अपॉन R लिख दिया, सो सॉरी, म्यू R हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना। तो हम कह सकते हैं कि F बाई R इक्वल टू म्यू। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको F बाई R, तो इसकी जगह हम म्यू वैल्यू पुट कर सकते हैं।
तो हमें एक रिलेशन मिल गया कि tan थीटा इक्वल टू म्यू। तो यानी कि अगर आपके पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन है तो आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से? आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ना, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, ऐसा भी बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आप देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या होता है कि मिनिमम वो एंगल जिस एंगल पे कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी इंक्लिनेशन पे हो तो वो स्लाइड करना शुरू कर दे। जैसे कि इसको समझाने के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ मैं आपको। हाइलाइटर है और ये अभी तो इस नोटबुक के साथ 0 डिग्री के एंगल पे है, मतलब कि बिल्कुल कोई एंगल नहीं बना रहा है, इंक्लाइन नहीं है, इंक्लिनेशन नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब अगर मैंने कैप इसके ऊपर रख दिया, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी है जो एक सरफेस पे रखी हुई है और उस सरफेस का इंक्लिनेशन हम कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको उठा रहे हैं, मतलब इस लेवल के हिसाब से एक एंगल हम बना रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं उसको उठाऊंगी तो एक लेवल, एक इंस्टेंट वो आएगा जिसपे कैप मूव करना या स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही जिस एंगल पे ये कैप स्लाइड करना शुरू करेगा वो एंगल, ये देखिए इस एंगल पे इसने स्लाइड किया, मैंने बहुत देर तक इसको उठाया, इसका इंक्लिनेशन किया, लेकिन ये कैप ने स्लाइड नहीं किया, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल पे, एक मिनिमम एंगल पे उसने स्लाइड करना शुरू किया। तो जिस मिनिमम एंगल पे कोई ऑब्जेक्ट किसी इंक्लिनेशन प्लेन या इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड करना शुरू करता है वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइड। डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, और ये एक मिनिमम एंगल है जो हमने क्या किया, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के रिस्पेक्ट में इसको इंक्लाइन किया है, और वो मिनिमम एंगल जिस पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू कर दे, ये मिनिमम एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। मान लेते हैं कि लेट इट बी अल्फा। ठीक है, that is, it is the minimum angle that an inclined plane makes with the horizontal when a body placed on it just begin to slide down। मतलब एंगल ऑफ रिपोज वो मिनिमम एंगल होता है जो कब बनता है, जब कोई इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में एक एंगल बनाता है सो दैट कि उसके ऊपर रखा हुआ ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू कर दे। मतलब अगर इससे कम एंगल में बनाऊंगी तो हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट स्लाइड ना करे। तो जिस मिनिमम एंगल पे ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू करेगा वो मिनिमम एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। मैक्सिमम तो कितने पे भी वो स्लाइड करेगा, है ना, मिनिमम किस मिनिमम एंगल पे वो स्लाइड कर रहा है वो एंगल होता है एंगल ऑफ रिपोज। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं इस ऑब्जेक्ट की, तो ये ऑब्जेक्ट अपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो mg लगाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो ये हो गया mg। ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर आप ध्यान से देखें, अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ स्लाइड कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। सिंपल सी बात है ना, इधर अगर स्लाइड हो रहा है, स्लाइड कर रही है ये बॉडी, यानी कि ऑटोमेटिकली जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा। अब अगर mg को रिजॉल्व किया जाए तो एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, है ना। अच्छा, ये एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा, इसको समझाने के लिए मान लीजिए कि मैं इसको थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट कर रही हूँ नीचे। यहाँ पे आपको मैं कह रही हूँ कि मान लीजिए कि ये पॉइंट O है, ये पॉइंट B है, जहां तक हमने इस अपनी लाइन को एक्सट्रापोलेट किया है, ये पॉइंट A है। ओके, अब अगर मैं कहूं कि ट्राइंगल OBA या फिर इन ट्राइंगल OBA, क्या एंगल OBA 90 डिग्री नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब लग रहा है तो वो परपेंडिकुलरली तो लगेगा ना ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये एंगल तो 90 डिग्री होगा। एंगल OAB कितना है?
अल्फा है, बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या ये एंगल कितना होगा? हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। हमने पढ़ा है ना मैथ्स में, 8th क्लास में ही पढ़ा होगा इनफैक्ट आपने। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हम ऐसा कह सकते हैं कि एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये ओ ए बी कितना है? अल्फा। ओ बी ए कितना है? 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस अल्फा। ये दोनों को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इज 90 माइनस अल्फा। ये एंगल तो पता लग गया। अब ये एंगल पता लग गया, ये एंगल पता लगाने के लिए हम क्या कह सकते हैं? अच्छा, क्या आपको ये नजर आ रहा है? ये बात मैंने आपको बताई भी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जब हम बात करते हैं, अगर वो किसी सरफेस पे रखा गया है तो वो ऑब्जेक्ट उस सरफेस पे नीचे के डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहा होता है और इस डायरेक्शन में भी एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, कह सकते हैं ना ऐसा। तो सिंस एंगल ए, अच्छा इसको नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं डी। एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री और ए ओ डी किससे मिलकर बना है? ए ओ बी और बी ओ डी से। ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी, तो ए ओ बी की वैल्यू कितनी है? 90 माइनस अल्फा प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 90। यहां से हम बोल सकते हैं कि 90 90 कैंसिल, एंगल बी ओ डी इक्वल टू माइनस अल्फा को उधर शिफ्ट करेंगे तो अल्फा, तो बी ओ डी की वैल्यू हमें मिल गई। ये एंगल हमें पता लग गया कि ये एंगल अल्फा है। यही हमें पता करना था। अब देखिए, अब जब भी कभी ऐसी कोई कंडीशन आएगी कि ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ रिपोज है, अगर ये आपको गिवन है, तो ये एंगल कितना होगा? जितना यहाँ एंगल बन रहा है उतना ही ऑटोमेटिकली इधर भी बनेगा। किस तरह से बनना है ये आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, अपने जहन में रखिएगा, दिमाग में ये बात फिट कर लीजिए, ठीक है। अब हमने पढ़ा है मोशन इन अ प्लेन में कि जब भी किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं तो जिस तरफ एंगल बन रहा होता है वो वाला कंपोनेंट कॉस थीटा के टर्म्स में होता है। तो अगर ये mg है तो ये mg कॉस अल्फा होगा, और इसी तरह ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो mg साइन अल्फा होगा। बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है मुझे क्योंकि मैंने बड़ा ही छोटा सा फिगर बनाया है। आई होप कि दिखाई दे रहा होगा। अच्छा चलिए, अब जो असल बात देखने की है वो क्या है, थोड़ा सा मैं इसको जूम करती हाँ ठीक है। देखिए, ये आर नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है? एम जी कॉस अल्फा को बैलेंस कर रहा है। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आर इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा। सिमिलरली ये फ्रिक्शनल फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है? एम जी साइन अल्फा को। बोल सकते हैं हम कि F इक्वल टू एम जी साइन अल्फा, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेते हैं। अब अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूं, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो मैं F बाई आर इक्वल टू एम जी साइन अल्फा अपॉन एम जी कॉस अल्फा लिख सकती हूँ ना ऐसा। LHS को LHS से डिवाइड कर दिया, RHS को RHS से डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले दोबारा अभी देखा भी था कि F बाई आर इक्वल टू म्यू होता है, क्योंकि F इक्वल टू म्यू आर होता है, तो F बाई आर की जगह पर हम म्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ से एम जी कैंसिल हो गया। साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा की वैल्यू को हम लिख सकते हैं tan अल्फा। कोई मुश्किल है? तो यहां से भी हमें एक बात समझ में आए कि म्यू इक्वल टू tan अल्फा। तो अगर आपके पास ये यहाँ पे अल्फा को हमने एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइड लिया है,
अल्फा की वैल्यू अगर है आपके पास तो आप म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर म्यू है आपके पास तो आप अल्फा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट किया था। आपको याद होगा कि मैंने वहां पे लिखा था कि म्यू इक्वल टू tan थीटा। थीटा की वैल्यू मतलब क्या हुआ कि ये रिजल्टेंट और फ्रिक्शन के बीच में जो एंगल बन रहा है, यानी कि कुछ ऐसा, ये जैसे फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में ये जो एंगल बन रहा है वही हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो ये थीटा और ये अल्फा बराबर होगा। आई बात समझ में? ये थीटा और ये अल्फा बराबर होगा। यहां पर अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सेंस म्यू इक्वल टू tan थीटा होता है, और यहाँ पर अभी हमने म्यू इक्वल टू tan अल्फा लिखा है। मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4। तो बाय इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि म्यू इक्वल टू tan अल्फा और म्यू इक्वल टू tan थीटा है, तो tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा। तो ये कब हो सकता है बराबर? इसका सीधा सा मतलब ये है कि एंगल्स जब बराबर हो, यानी अल्फा और थीटा बराबर हो। तो इससे एक बात और समझ में आ गई कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज बराबर होता है। ठीक है, आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई इंक्लाइन प्लेन है, तो उस इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई बॉडी रखी हुई है, तो किस एक्सेलरेशन से वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। या फिर अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब ये जो एंगल बन रहा है वो इतना है कि स्लाइड नहीं कर रहा मेरा ऑब्जेक्ट, मतलब कि वो जो मिनिमम एंगल जिसपे ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करना चाहिए था उससे भी कम एंगल है। अब उस एंगल पे ये ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं कर रहा, खुद ब खुद स्लाइड नहीं कर रहा, तो किस मिनिमम फोर्स से हमको इसको खींचना पड़ेगा सो दैट कि ये नीचे की तरफ आए। ठीक है, या किस मिनिमम फोर्स से हम इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ओके, गुड बाय।